नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्लास संख्या 1 से देखेंगे तो आपको ही लाभ होगा। जो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य मात्र इतना है कि जो भी आलोचकों ने कवियों के विषय में, कथाकारों के विषय में जो कथन कहे हैं या उनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती हैं, कथन होते हैं, वो कथन हम आपको, या जो पंक्तियाँ हैं वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स में पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। इतना मात्र व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य है। क्लास आपकी अपलोड हो गई है, ये नोटिफिकेशन मिल जाता है। आज कितनी क्लास अपलोड होंगी, ये नोटिफिकेशन भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है। ठीक है, फीडबैक अपना थोड़ा सा दीजिए। क्लासों की संख्या बढ़ गई है, आपका अपना परिवार है डीएस एकेडमी। जितना आपको बढ़ाना हो आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप जितना इस परिवार को बढ़ाएंगे, हम उतना ही आपके आभारी रहेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका फीडबैक है, थोड़ा सा निवेदन था कि जब भी आप क्लास लेने के लिए आते हैं तो क्लास को पहले लाइक कर दिया कीजिए। उसके बाद में आप पूरी क्लास देखिए, आनंद में होकर पढ़िए, तथ्यों को समझिए, प्रश्नों को समझिए, किस तरह से प्रश्न बनते हैं, किस तरह से हम विकल्प काट सकते हैं। उसके बाद में जब आप पूरी क्लास देख लेते हैं, आपको जो उचित कमेंट लगता है आप वो कमेंट कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ में बात करते हैं। अभी हम चल रहे थे आधुनिक काल में। आधुनिक काल यानी कि भारतेंदु युग से पहले और रीतिकाल के बाद का जो काल था, उसमें हम चल रहे थे। इससे पहले की जो कई वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि खड़ी बोली कैसे कैसे अपने स्थान को प्राप्त कर रही थी। इसी के साथ में फोर्ट विलियम कॉलेज से देखा था हमने कि कहाँ से जो आपका खड़ी बोली है वो कहाँ से निकली है। फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले नमूने कहाँ देखे गए हैं, ये सब हम एक तरीके से देखते हुए चल रहे हैं। आपसे मुझे नहीं लग रहा है कि रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल यहाँ से कुछ बच रहा होगा कि कहाँ कहाँ आपको खड़ी बोली के नमूने देखने को मिले हैं। इसी के साथ में, क्योंकि जब हम भारतेंदु युग में प्रवेश कर जाएंगे तो खड़ी बोली को हम ब्रज भाषा की तो कम रचनाएं मिलेंगी, मिश्रित होकर मिलेंगी यहाँ पे, लेकिन द्विवेदी युग में जाते ही खड़ी बोली अपने सशक्त रूप में आ जाती है। तो इसी क्रम को हम देखते हुए चल रहे थे। फोर्ट विलियम कॉलेज का जिक्र आया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में कॉलेज की स्थापना 1800 और कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी? वहाँ पे 4 जो भारतीय थे वो किन किन पदों पे नियुक्त थे, या क्या उन्होंने वहाँ पे रह के रचनाएं लिखी, ये सब हम देख रहे थे। गद्यकार, चतुष्टय गद्यकार किसने कहा है, ये आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले क्लास में हम देख चुके हैं। चलिए, इससे पहले एक गद्यकार को भी हम देख चुके थे, आज फिर अगले गद्यकार को हम देख रहे हैं। तो बात करते हैं आज लल्लूलाल की। ये जो 4 गद्यकार हैं, इसके बाद में जो राजा द्वय हैं, इसी के साथ फिर हम इनके बाद हम पहुंचेंगे भारतेंदु युग में। लल्लूलाल के विषय में जान लेते हैं। ये आगरा के रहने वाले थे। कहाँ के निवासी थे? आगरा के निवासी थे। कौन? लल्लूलाल। इसी के साथ में इनका जन्म संवत 1820 और निधन 1882 में हुआ था। 1820 से 1882 इनका समय ठहरता है संवत में। ईस्वी में आप निकाल लीजिएगा, आपको पता है। संवत 1860 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, जिसमें भागवत 10वें स्कंद की कथा वर्णित है। भागवत के 10वें स्कंद की कथा किसमें वर्णित है? तो प्रेम सागर। किसकी रचना है? लल्लूलाल की। यहाँ से प्रश्न बनता है, इनको नियुक्त किसने किया था? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने। बात कर लेते हैं रचनाओं की। तो प्रेम सागर है 1803 ईस्वी की। सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर महत्वपूर्ण है। सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, शकुंतला, थोड़ा सा देख के चलिएगा। माधवनल कथा, राजनीति, ये भी महत्वपूर्ण है, 1802 की रचना है। माधव विलास, ये जो माधवनल माधव विलास है, ये आप एक क्रम के रूप में या सेम रचनाओं के नामकरण के रूप में आप इनको याद कर सकते हैं। सभा विलास, लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका भी आप याद रखिएगा। तो ये थी इनकी रचनाएं, जिन पे रेड मार्कर लगा हुआ है, वो महत्वपूर्ण है। बाकी भी आप पढ़े हुए रहिएगा, क्योंकि कब कहाँ से प्रश्न बन जाता है, गौण से भी आप नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो ये रचनाएं हैं। इसके बाद में है राजनीति। बात करते हैं इनकी राजनीति जो रचना है 1802 की। विशेषता है इसकी कि इसमें हितोपदेश की कहानियाँ ब्रज भाषा गद्य में हैं। जो हितोपदेश जो कथा है उसकी जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों का ब्रज भाषा में एक तरीके से कहें तो ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद रूप मिलता है। किसमें? राजनीति में।
किसकी रचना है? लल्लूलाल की। बात करें कितना भी स्टार देना है, इसको दे के रखिएगा, कम से कम भी नहीं तो 20-30 बार से ज़्यादा ये परीक्षा में प्रश्न बना है, ठीक है। तो प्रेम सागर का समय 1803 ईस्वी है। विशेषता यह श्री कृष्ण की लीलाओं व भागवत पुराण के 10वें अध्याय पर आधारित है। भागवत पुराण का 10वां स्कंद आप सभी जानते हैं, 10वां अध्याय, और श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। कौन सी रचना? प्रेम सागर। प्रेम की लीलाएं थी, कृष्ण की जो लीलाएं थी वो प्रेम में थी, हालांकि वियोग था लेकिन वहां पे भी प्रेम था, ठीक है। और इसी के साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण है, स्टार कीजिएगा, डब्ल्यू होलिंग्स ने 1848 ईस्वी में इस रचना का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। हम कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। हम वादा नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं। हाँ, ये ठीक है कि आपको जैसे ही आप क्लास को ओपन करते हैं या आपके सामने क्लास आती है तो आपको दिखता होगा कि संपूर्ण क्रैश कोर्स फ्री। तो जैसा हमने कहा है वैसा हम कर रहे हैं। आपको पूरा कोर्स दिया जा रहा है, कहीं भी कटौती नहीं की जा रही है। और इसी के साथ में वो नवीन तथ्य हैं, सारे परीक्षा उपयोगी हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितना शोध करने के बाद में आपके लिए 35 से 40 मिनट की एक क्लास लाई जाती है। परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, अनायास कोई तथ्य ना हो। चाहते हैं कि जो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं वहां से आपको प्रश्न, अगर लल्लूलाल से प्रश्न बन रहा है तो यहां से आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है। और ये मेहनत कहने के मतलब मेरे कहने की मोहताज नहीं हूं मैं, क्योंकि आपको खुद को लग रहा होगा अगर आप कहीं पे भी प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो, ठीक है ना। और इसी के लिए कहते हैं कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा फीडबैक हमें अच्छा दीजिए, जितना हो क्लासों को शेयर कीजिए, ताकि कोई परीक्षा से तैयारी से वंचित ना रह जाए। फिर किसी के मन में ये टीच ना रहे कि हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमने क्लास नहीं ली, हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमने कोचिंग नहीं ली, हम किताबें नहीं खरीद पाए। तो जब सब किताबों का निचोड़ आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप 2 से 3 बार क्लास देखिए और उसके बाद फिर आपको ऑटोमेटिकली आपके तथ्य याद हो जाते हैं। हम रटते नहीं हैं, खुद रट जाता है, ठीक है। क्योंकि हम इतना रिवीजन करा देते हैं, आदिकाल से लेके अभी तक भी हम आदिकाल में चल रहे हैं। और जब तक क्लास से पूरा कोर्स होगा तब तक हम पूरे साहित्य में घुमाते रहेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि डब्ल्यू होलिंग्स ने, या ये प्रश्न बन सकता है कि लल्लूलाल कृत रचना प्रेम सागर का अन्य भाषा या अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो डब्ल्यू होलिंग्स ने कब 1848 ईस्वी में अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। ये महत्वपूर्ण है, चाहे जितना स्टार लगा लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। माधव विलास की बात करें तो ये ब्रज भाषा गद्य पद मिश्रित रचना है। इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा गद्य पद मिश्रित में है। लाल चंद्रिका आप पढ़ चुके हैं, याद कीजिए बिहारी लाल को पढ़ा था लाल चंद्रिका। और ये क्या है तो बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी थी? लल्लूलाल ने। किस नाम से? लाल चंद्रिका। कह रहे हैं ना कि कुछ छूटेगा ही नहीं, हम बार बार आपको रिपीट करवाएंगे। भाषा कायदा ये ब्रज भाषा का व्याकरण ग्रंथ है, इसको भी स्टार दीजिए। लल्लूलाल द्वारा लिखित ब्रज भाषा का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? उन्हीं की सारी रचनाएं दी रहेंगी। भाषा कायदा हालांकि आप भाषा के संदर्भ से हो सकता है समझ जाएं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि किस भाषा का व्याकरण है, तो ये ब्रज भाषा का व्याकरण है। आपको कई प्रश्न, हाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इतनी गंभीरता से आपने नहीं पढ़ा होगा जितनी गंभीरता से मैं आपको एक एक लाइन पे बल दे के पढ़ाती हूँ। जब मैं उस तथ्य पे जोर ज़्यादा देती हूँ तो वो तथ्य आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है, यानी कि फिर आप उस तथ्य को नहीं भूलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाषा कायदा लल्लूलाल की रचनाओं में आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने ये जोर नहीं दिया होगा कि यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है कि किस भाषा में, या ये भी प्रश्न बन सकता है कि लल्लूलाल ने, आपको पता है कि खड़ी बोली के उन्नायकों में लल्लूलाल आते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि लल्लूलाल ने किस भाषा में व्याकरण ग्रंथ लिखा है, व्याकरण में रचना लिखी है। तो आपको तो ये रहेगा कि लल्लूलाल तो खड़ी बोली के उन्नायकों में आए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज से खड़ी बोली का विकास हुआ है, खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लूलाल थे। अब आप क्या करेंगे तो वहाँ पे ब्रज भाषा को तो आप सबसे पहले कट करेंगे, पहले ब्रज भाषा तो काट ही दो। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही रहेगा? खड़ी बोली सही रहेगा, और आप सबसे पहले उसको खड़ी बोली को टिक करके आएंगे और पेपर से निकलते हुए कहेंगे लल्लूलाल से बड़ा सरल प्रश्न पूछा था। ये नहीं पता कि वो सरल प्रश्न कितना कठिन था, क्योंकि आपने उस तथ्य को जोर दे के नहीं पकड़ा था। प्रश्न के रूप में आपने समझा नहीं था कि एक्सपर्ट यहाँ से प्रश्न घुमा सकता है। इसीलिए हम पढ़ाने से ज़्यादा आपके प्रश्नों के कंटेंट पे फोकस कराते हैं आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भाषा कायदा ये ब्रज भाषा का व्याकरण ग्रंथ था लल्लूलाल का।
लल्लू लाल ने यानी कि इन्होंने संस्कृत प्रेस खोला था। ये संस्कृत प्रेस इन्होंने लखनऊ, क्षमा कीजिएगा, कलकत्ता में खोला था, लेकिन जब ये आगरा आए थे कलकत्ता से तो फिर ये इसको आगरा ले आए थे। इसीलिए आपका जो संस्कृत प्रेस है, प्रेस का नाम संस्कृत है, कहीं पे आगरा भी मिलता है। यदि आगरा विकल्प में नहीं होगा तो आपको कलकत्ता करना होगा, और कलकत्ता विकल्प में नहीं होगा फिर आपको आगरा से ही करना होगा। ठीक है, तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य इतना है कि समय लग रहा है। सबको लगता होगा कि मैम भगा भगा के नहीं पढ़ रही है। अरे भागना क्यों है, अभी कोई परीक्षा की तिथि आई नहीं है, तो समय से रहते संभल के पढ़िए। जितना आप पढ़ रहे हैं वहां से प्रश्न ना गलत हो तो फिर चयन कोई नहीं रोकेगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले कवियों का नाम कहाँ से आ रहा है, सदल मिश्र। अगले गद्यकार की बात करते हैं, सदल मिश्र। सदल मिश्र की बात करें तो ये बिहार आरा के रहने वाले थे। समय इनका नहीं मिला है, रहने वाले थे। ये संस्कृत हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, पंडित कहें या विद्वान थे। 1803 ईस्वी में इनकी एक रचना आती है, चंद्रावती या नासी पे, इनकी चंद्रावती या नासी के तो पाख्यान में इन्होंने कीजिए यहाँ पे नासी के तो पाख्यान की रचना की थी। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। ये लिखाने की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले लिख चुके हैं। बात कर लेते हैं नासिकेतो पाख्यान की। पहले नासिकेतो पाख्यान या इसी का दूसरा नाम है चंद्रावती। ठीक है, इसके विषय में जानते हैं। इसकी रचना यजुर्वेद, कठोपनिषद व पुराणों के आधार पर की गई है। किसने की है? तो आपके सदल मिश्र ने। इसकी रचना खड़ी बोली में की गई है, यानी कि इसमें खड़ी बोली इसकी रचना खड़ी बोली में है। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। मतलब वर्तमान में जो ये प्रकाशित हो रही है ये आपकी नागरी प्रचारणी सभा काशी से हो रही है। अन्य रचनाओं में देख लेते हैं। अन्य रचनाओं में है रामचरित। यह है अध्यात्म रामायण का हिंदी रूपांतरण है। इसका समय लिखिएगा आप 1806 ईस्वी। यह है अध्यात्म रामायण का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतर है। आचार्य शुक्ल जी ने इनकी शैली को पंडिताऊ शैली माना है।
ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से, महत्वपूर्ण है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से, परिषद ने सदल मिश्र ग्रंथावली, सदल मिश्र ग्रंथावली के अंतर्गत इनकी रचनाओं को 1960 ईस्वी में प्रकाशित किया था। चलिए देखते हैं, क्योंकि इसके बाद में अगले गद्यकार देखने हैं और इस समय हमें लग रहा है कि एक ही गद्यकार और हम देख पाएंगे, बाकी को अगले में देखेंगे। सदल मिश्र की बात करें तो ये बिहार कहाँ के, आरा के रहने वाले थे। ये संस्कृत हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, यानी कि संस्कृत हिंदी बहुत अच्छी जानते थे। ठीक है। 1803 ईस्वी में इन्होंने चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। ठीक है। और नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती की यदि बात करें तो विशेषता ये है कि इसकी जो रचना हुई है यजुर्वेद, कठोपनिषद और पुराणों के आधार पर हुई है। सदल मिश्र ने अपनी कौन सी रचना यजुर्वेद, कठोपनिषद और पुराणों के आधार पर की है, तो नासिकेतोपाख्यान है या चंद्रावती कहें उसको, लेकिन यहाँ पे प्रश्न उल्टा भी घुमा सकता है। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान रचना को लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका आधार नहीं लिया था? यजुर्वेद रहेगा, कठोपनिषद रहेगा, पुराण रहेंगे। हो सकता है यजुर्वेद की जगह सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद ये भी दिया रहे विकल्प में, तो वहाँ से ये 3 विकल्प सही होंगे, एक विकल्प वहाँ पे गलत होगा, क्योंकि एक्सपर्ट प्रश्न वहाँ से बनाता है जहाँ पे 2 से 3 तथ्य एक जगह कोरिलेट होते हैं। नहीं वाला प्रश्न बनाएगा तो वहाँ से बनाएगा, है वाला प्रश्न बनाएगा तो उसके विषय में एक ही विशेषता होगी, तभी वहाँ से प्रश्न बनाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसकी रचना खड़ी बोली में है। किसकी? ये जो ये आधार ग्रंथ है, लेकिन इन्हीं के आधार पर किस भाषा मतलब किस बोली में है, तो खड़ी बोली में इसकी रचना है नासिकेतोपाख्यान की। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। इनकी एक रचना मिलती है रामचरित। ये रचना का समय 1806 ईस्वी है और यह अध्यात्म रामायण का हिंदी रूपांतरण है। सदल मिश्र ने अध्यात्म रामायण का हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया, रचना की है, तो रामचरित के नाम से। कब की है? 1806 की। महत्वपूर्ण है, आचार्य शुक्ल जी ने इनकी शैली को क्या कहा है, तो पंडिताऊ शैली कहा है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इनका ये कथन, यहाँ पे बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद यानी कि हर राज्य की अपनी अपनी भाषा परिषद होती हैं। ठीक है, हिंदी भाषा परिषद बिहार तो राज्य की है, तो बिहार राज्य की है, इसीलिए बिहार राष्ट्र भाषा परिषद। जैसे कि हमारे यहाँ पे तो यूपी में यदि आप बात करेंगे तो नागरी प्रचारणी सभा है, और हर किसी के अपने अपने अकादमिक होते हैं, जैसे राजस्थान ग्रंथ अकादमी हो गया। इस तरीके से ही ये यहाँ पे है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने सदल मिश्र ग्रंथावली, किस नाम से? सदल मिश्र ग्रंथावली के अंतर्गत इनकी रचनाओं को 1960 ईस्वी में प्रकाशित किया था। सदल मिश्र ग्रंथावली का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? प्रश्न आपको यहाँ पे घुमा देगा। क्यों? क्योंकि अधिकांशतः आप लोग एक ही चीज लगाए बैठे हैं, अनुमान, नागरी प्रचारणी सभा काशी। ठीक है, लेकिन यहाँ से नहीं है। कहाँ से है? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद बिहार से। ठीक है, कब है? 1960 में। ये था आपका महत्वपूर्ण, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक गद्यकार और देख लेते हैं, बाकी का जो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, एक क्लास और लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए, लेकिन देखिए पढ़ना आपको सभी है, गद्य में पढ़ लो या पद्य से पहले पढ़ लीजिए, पढ़ना आप ही को सभी है। ठीक है ना, तो इसीलिए जैसा भी पढ़ना है पढ़ते रहिए, बस प्रश्न गलत ना हो जाए। क्रम हम आपका कहीं पे छूटने नहीं देंगे। चलिए बात कर लेते हैं इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां, समय की बात करें तो 1756 से 1817 ईस्वी इनका समय ठहरता है।
ये पहले दिल्ली में रहते थे। ये पहले दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में जब बादशाही और जब पलायन की बात आई थी तथा बाद में रहते थे तथा बाद में ये लखनऊ चले आए या चले गए थे। रचना की बात करें तो एक और लिख लीजिए, ये शाह आलम द्वितीय के दरबार में रहते थे। जब दिल्ली में थे तो शाह आलम द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रचना की। रचना है इनकी रानी केतकी की कथा कर लीजिए। रानी केतकी की कथा या कहानी, यहीं पे कहानी भी होता है, कथा का मतलब कहानी है। इसी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। उदयभान चरित, ये कहानी आप ब्रैकेट में रखिएगा इसको, ठीक है। यह उर्दू लिपि में लिखी गई थी। रानी केतकी की कहानी की बात करें तो यह उर्दू लिपि में लिखी गई थी। लिखी गई थी कौन सी? रानी केतकी की कहानी। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे यानी कि रानी केतकी की कहानी को इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। गद्य कथा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इस रचना से, चलिए इसको, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इंशा की लिख ही लीजिए आप, क्योंकि इस रचना से लौकिक श्रृंगार में लौकिक प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात होता है। इंशा ने अपनी भाषा, इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा के संदर्भ में कहा है, क्या कहा है देख लेते हैं कि यह वह कहानी है, इसकी जो रानी केतकी की कहानी है इसके विषय में है। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और ना किसी बोली का मेल है ना पुट। तो ये कहा है आपके इंशा अल्लाह खां ने। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा इनके विषय में।
बात करते हैं इंसान अल्लाह खां की। समय जो ठहरता है 1756 से 1817 ईस्वी इनका समय ठहरता है। ये पहले इनका जो जन्म स्थान है दिल्ली है। ये मूलतः जो थे दिल्ली के थे, लेकिन दिल्ली से जब पलायन होने लगा राजाओं के आश्रय से, तो फिर ये लखनऊ चले गए थे। आश्रयदाता की बात करें तो इनके जो आश्रयदाता थे ये शाह आलम द्वितीय माने गए हैं। ठीक है, रानी केतकी की कहानी या कथा कहें, ये इनकी रचना है। इसी का दूसरा नाम है उदयभान चरित, दूसरे नाम से भी पूछी जाती है। ठीक है, उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी, ये जो रचना है ये आपकी इंसान अल्लाह खां की रचना है। भाषा की बात करें तो ये किस लिपि में लिखी गई है, तो ये उर्दू लिपि में लिखी गई है। हालांकि ये भी खड़ी बोली के उसमें मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो लिपि है रानी केतकी की कहानी की, ये उर्दू लिपि में है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे यानी कि रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। हिंदी की पहली लिखित मौलिक गद्य कथा या गद्य कहानी कौन सी है? यहाँ पे कहानी की बात आई है तो रानी केतकी की कहानी इंसान अल्लाह खां की है। अगर श्याम सुंदर दास के अनुसार पूछी जाएगी हिंदी की पहली कहानी, तो भी रानी केतकी की कहानी ही सही होगा। इस रचना से लौकिक श्रृंगार में क्षमा कीजिए आ गया है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। इसके बाद में है कि इस रचना में लौकिक श्रृंगार में लौकिक प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ है। प्रश्न फिर यहाँ से घुमाएगा आपको एक्सपर्ट। अगर इंसान अल्लाह खां से प्रश्न बनाएगा तो यहाँ पे आपको घुमाएगा कि हिंदी की किस कहानी से लौकिक प्रेमाख्यानक परंपरा की शुरुआत होती है। जो लौकिक प्रेमाख्यानक गद्य परंपरा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो आप यहाँ पे उसमें नहीं जाएंगे जो आपका सूफी काव्य है। सूफी काव्य में ना जाके आप की जो रचना की बात आएगी तो इंसान अल्लाह खां की रहेगी। इंसान अल्लाह खां ने अपनी भाषा के संदर्भ में कहा था कि यह वह कहानी है, यानी कि ये जो रानी केतकी की कहानी है, इसकी भाषा के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि यह वह कहानी है कि जिसमें इसमें हिंदी छूट नहीं रही है और ना किसी बोली का मेल है। इसमें किसी और बोली का मेल भी नहीं है और ना ही उसका पुट है, ना ही उसकी जो रचना शैली होती है, ठीक है, वो भी इसमें नहीं है। तो ये थी आपकी इंसान अल्लाह खां के विषय में। ठीक है, तो अभी की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे जो खड़ी बोली को अदालत की भाषा कैसे बनाया गया। यहाँ तक तो खड़ी बोली ये तो गद्यकार थे, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, इसीलिए हमने चारों गद्यकार आपको कराए। इसी के साथ में अब हम जानेंगे कि खड़ी बोली का जो अदालत में प्रयोग होना शुरू हुआ है वो कैसे हुआ है। उसी के साथ में जो राजा द्वय हैं, राजा आप कमेंट कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगी, राजा द्वय को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इसी के साथ में ये हमारा आधुनिक काल थोड़ा कंप्लीट होता है। इसी से अगली क्लास में फिर इससे जो अगली क्लास आएगी उसके बाद की जो क्लास रहेगी उसमें हम भारतेंदु युग में पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाएंगे। आपको बेसब्री से इंतजार है, मुझे लग रहा है, भारतेंदु युग का, लेकिन जल्दी ही एंट्री करेंगे एक क्लास के बाद में भारतेंदु युग में, और वो भी धमाकेदार क्लासेज रहेंगी। वैसे तो कोई क्लास कम धमाकेदार नहीं होती है, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। बेशक आपने पढ़ रखा होगा, कहीं कोचिंग की होगी, कहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी जो आपकी समीक्षात्मक जो दृष्टि है, प्रश्नों को सॉल्व करने की जो दृष्टि है, आपकी किताबें पढ़ने की जो दृष्टि है, उसमें यकीनन आपको परिवर्तन मिला होगा। ठीक है, क्योंकि आप भी जब अपनी कोई सहायक या मूल किताब पढ़ते होंगे तब आप सोचते होंगे कि क्या यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है। क्यों? क्योंकि हम आपको हर लाइन में प्रश्न का नमूना देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए देखेंगे कि अदालत की भाषा कैसे खड़ी बोली बनी थी, क्या उसने संघर्ष किया था। अभी हम खड़ी बोली के संघर्ष में चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी खड़ी बोली का संघर्ष है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है खड़ी बोली का संघर्ष। खड़ी बोली का संघर्ष जब कंप्लीट होगा वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में जाके, यानी कि द्विवेदी युग में। वही हैं जिन्होंने खड़ी बोली को बुलंद किया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो दोस्तों में शेयर कीजिए। जो कैंडिडेट व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन हो जाइएगा, रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा।
इंक्वायरी नंबर है, आपको कोई सुझाव चाहिए, आपको कोई बात करनी है, आपका कहीं कोई कन्फ्यूजन है। वैसे तो प्रत्येक रविवार को व्हाट्सएप चैट ओपन की जाती है, उसमें आप अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं, आपको समाधान मिल जाएगा। क्लासों की संख्या बढ़ा दी गई है, फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा कितने दिन आप 3 क्लासेस चलवाने का प्रयास करते हैं, ये आप ही के फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ही का फीडबैक रहेगा, जितनी आप क्लासें लेना चाहोगे आपका फीडबैक रहेगा, हम क्लासों की संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।